द मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर पर्सनैलिटी टेस्ट की वास्तविक, यदि अवैज्ञानिक, जड़ें द पर्सनैलिटी ब्रोकर्स द्वारा प्रकट की जाती हैं। आप एक INFP हो सकते हैं। ENTP क्यों नहीं? आप भी एक ISFP हो सकते हैं। यह आश्चर्यजनक है कि आपने इतिहास में सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में नहीं सुना है, अगर आपको पता नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। और यदि आपको इस परीक्षण के बारे में कोई पूर्व ज्ञान है, तो इसके बारे में अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं को अप्रमाणित करने के लिए तैयार रहें। एक बार जब आप एक प्रश्नावली का जवाब देते हैं, तो मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर MBTI परीक्षण आपको 4 अक्षर वाला व्यक्तित्व प्रकार प्रदान करता है। यदि आप उनके बारे में और विशेष रूप से अपने प्रकार के बारे में अधिक जानने में रुचि रखते हैं, तो आप उन्हें ऑनलाइन खोज सकते हैं। INFJ मेरा प्रकार है। मुझे एक बार यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मैं और मेरे मित्र लगभग सभी INFJ थे। लेकिन मैं एक ENFJ भी हूँ। मैं कभी कभी उन्हीं सवालों के जवाब देने के बाद कुछ पूरी तरह से अलग हो सकता हूँ। परीक्षा को लेकर शुरू से ही मेरे मन में संदेह रहा है। पता चला कि मेरा चिंतित होना सही था। MBTI संदिग्ध, गैर वैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर आधारित है। ये दावा मर्व एमरे की किताब द पर्सनालिटी ब्रोकर्स, द मिस्टीरियस हिस्ट्री ऑफ मायर्स ब्रिग्स एंड द क्रिएशन ऑफ पर्सनालिटी टेस्टिंग में किया गया है, जो पूरी कहानी बताती है कि यह प्रसिद्ध धोखाधड़ी कैसे हुई। कार्ल जंग के संदिग्ध सिद्धांतों ने कैथरीन ब्रिग्स मायर्स और उनकी बेटी इसाबेल मायर्स द्वारा बनाए गए व्यक्तित्व परीक्षण की नींव रखी। स्व-सहायता लेखन का युग तब शुरू हुआ जब ब्रिग्स ने अपना पहला व्यक्तित्व परीक्षण उस समय विकसित किया जब अमेरिकी इसे स्वीकार करने के लिए तैयार थे। मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर के वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अविश्वसनीय होते हुए भी उपयोग और लाभ हैं। पाठ 1, कार्ल जंग द्वारा संदिग्ध तरीकों का उपयोग करके ब्रिग्स व्यक्तित्व परीक्षण विकसित किया गया था। MBTI का नाम इसके 2 रचनाकारों के नाम पर रखा गया है, इसाबेल मायर्स, कैथरीन ब्रिग्स की बेटी, और इसाबेल ब्रिग्स। वे कार्ल जंग के सिद्धांतों से प्रभावित थे और उन पर अपना निर्माण किया। परीक्षण की अवधारणा एक निश्चित और श्रेणीबद्ध व्यक्तित्व की धारणा के साथ ब्रिग्स की चिंता से उत्पन्न हुई। उसका परीक्षण शुरू से ही एक असत्यापित आरोप पर आधारित था। कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट के अनुसार, हमारा दिमाग अपरिवर्तनीय होने के बजाय लचीला है। परीक्षा अभी भी प्रतिभागियों को एक निश्चित मानसिकता रखने की कोशिश करती है। जब हम जंग पर अधिक बारीकी से जांच करते हैं, जिनके विचार परीक्षण का आधार बनते हैं, तो हम एक ऐसे व्यक्ति की खोज करते हैं जिनके विश्वासों पर पेशेवर मनोवैज्ञानिकों ने गंभीर रूप से हमला किया था। जॉन B. वॉटसन नाम के उस समय के एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक ने दावा किया कि जंग की पद्धति किसी भी सच्चे विज्ञान की तुलना में धार्मिक रहस्यवाद से अधिक मिलती जुलती है। जंग के दावों के लिए सबूत की कमी उनका मुख्य औचित्य था। फिर भी कार्ल जंग का मानना था कि उन्हें प्रमाण की आवश्यकता नहीं है और वे अपने सिद्धांतों को समकालीन अनुभवजन्य शोध के अधीन नहीं करेंगे। उनके तर्क वास्तविक जानकारी की तुलना में अनुमान पर अधिक निर्भर थे। अफसोस की बात है, ब्राइग का मूल व्यक्तित्व परीक्षण, जो अंततः MBTI में विकसित हुआ जिससे हम आज परिचित हैं, इन अवैज्ञानिक मान्यताओं पर बनाया गया था। जंग के साथ ब्रिग्स के मोह की हद वास्तव में अजीब है। उसके विचार में वह एक अलौकिक दैवज्ञ की तरह बन गया, यहाँ तक कि यह भी कहा कि वह उसे एक सपने में दिखाई दिया। उसने एक बार उसके बारे में यौन कहानियां लिखना शुरू किया। उसका पीछा करने का जुनून पागलपन की हद तक है। पार्ट 2, ब्रिग्स ने अपना पहला व्यक्तित्व परीक्षण शुरू करने के लिए रोआरिंग 20s को आदर्श युग के रूप में चुना। इस बिंदु पर अहम सवाल यह है कि अपनी कई कमियों के बावजूद परीक्षण ने इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया। उचित विपणन का उपयोग सही परिस्थितियों में किया गया था। ब्रिग्स ने अपने दर्शन को अधिक व्यापक रूप से फैलाने का निर्णय लेने से पहले 5 साल तक जंग के विचारों पर विचार किया। उन्होंने न्यू रिपब्लिक पत्रिका के 1926 के अंक में मीट योरसेल्फ, हाउ टू यूज द पर्सनैलिटी पेंट बॉक्स शीर्षक के तहत परीक्षण की प्रारंभिक पुनरावृत्ति प्रकाशित की। उनकी मार्केटिंग रणनीति ने विभिन्न व्यक्तित्व प्रकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए इंडेक्स कार्ड की व्यवस्था के मनोरंजन के साथ व्यक्तित्व परीक्षण की उत्तेजना और नवीनता को मिश्रित किया। ब्रिग्स उसकी तकनीकों की जबरदस्त प्रकृति से अनजान थी। यह विचार कि व्यक्ति आत्मखोज द्वारा अपने जीवन को बढ़ा सकता है, पहले अनसुना था। उनके प्रयासों ने स्व-सहायता लेखन युग की शुरुआत में योगदान दिया, जो आज भी मजबूत हो रहा है। इसे शुरू करने का आदर्श क्षण 1920 का दशक था। मनोवैज्ञानिकों की जरूरत थी, लेकिन वे आसपास जाने के लिए पर्याप्त नहीं थे। दिमागी शोध की शक्ति को लोगों के घरों में डालने से ठीक वैसा ही प्रभाव पड़ता है जैसा उन्हें अपने जीवन में देखना चाहिए था। इस तरह के समर्थन के लिए लोग धर्म की ओर मुड़ते थे,
लेकिन ये पहले की तरह काम नहीं कर रहा था। ब्रेक्स का प्रारंभिक परीक्षण चीजों को शुरू करने के लिए था, और यह स्व-सहायता सनक शुरू करने का आदर्श समय था। पार्ट 3, एमबीटीआई की संदिग्ध जड़ों के बावजूद हम अभी भी इससे कुछ महत्वपूर्ण चीजें सीख सकते हैं। एमबीटीआई का एक बहुत ही अजीब अतीत है, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि अब ये सब भयानक है? पूरी तरह से नहीं। यहाँ तक कि अगर मुझे परीक्षण की विश्वसनीयता और बुनियादी आधार के बारे में संदेह है, तो मैंने इसे कई बार लेकर अपने बारे में बहुत कुछ सीखा है। फिर भी मैं खुद को उस दिशा में बहुत दूर जाने से रोकता हूँ। कई लोगों की तरह मैं भी इसे कुछ महीनों के अंतराल पर लेने के बाद अक्सर अलग अलग परिणामों का अनुभव करता हूँ। ऐसा लगता है जैसे 16 प्रकारों में से कोई भी किसी पर भी लागू हो सकता है। शोध के अनुसार आमतौर पर लोग इस या इस तरह की परीक्षा देने के बाद जो भी व्यक्तित्व मूल्यांकन प्राप्त करते हैं, उससे सहमत होंगे। ये केवल समझ में आता है कि यह सर्वेक्षण आज भी बहुत पसंद किया जाता है। फिर भी ये पूरी तरह से खराब नहीं है। आजकल बहुत से लोग आत्मसंदेह से जूझते हैं। कार्यालय और घर दोनों में इम्पोस्टर सिंड्रोम व्याप्त है। एमबीटीआई लेकर इनमें से कुछ लक्षणों को कम किया जा सकता है। परीक्षण आत्म स्वीकृति और आत्म औचित्य पर जोर देकर हमारी अत्यधिक उच्च आत्म अपेक्षाओं को कम करता है। हमेशा अपने आप को बदलने के लिए बहुत कठिन प्रयास करने के बजाय ये हमें खुद को ये स्वीकार करने में सक्षम बनाता है कि हम कौन हैं। ये वाकई दिलचस्प कहानी थी। द पर्सनैलिटी ब्रोकर्स को पढ़ने से पहले मैं पहले से ही एमबीटीआई को लेकर आशंकित था, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि मेरा संदेह जायज था। मुझे खुशी है कि पुस्तक में उल्लेख किया गया है कि अभी भी इस तरह के व्यक्तित्व परीक्षण के कुछ फायदे हैं।